तो देखिए आज अपन बात करेंगे बेराट सभ्यता के बारे में। बेराट सभ्यता राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर सभ्यता के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज अपन बात करते हैं बेराट सभ्यता के बारे में। तो बेराट सभ्यता, देखिए बेराट जो स्थान है ये कहाँ पर है? बेराट सभ्यता कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। बेराट सभ्यता कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। महाभारत काल में ये जो बेराट स्थान है इसको किस नाम से जानते थे? विराट नगर के नाम से जानते थे। विराट नगर। उपखंड कौन सा है आपका? कौन से उपखंड में आता है ये? शाहपुरा उपखंड में आता है। और ये आपका कहां पर पड़ता है? तो मैंने आपको बता दिया, जयपुर के अंतर्गत ये आपकी बेराट सभ्यता का विकास हुआ है। अब बात करते हैं कौन सी नदी के किनारे बेराट सभ्यता का विकास हुआ है? कौन सी नदी? तो देखिए ताला नदी इसको बोलते हैं, लेकिन जो प्रचलित नाम है वो आपका कौन सा है? बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी। और इसको किस नाम से जानते हैं? अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। अर्जुन की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? बाणगंगा नदी को जानते हैं। और इसी के किनारे आपके बेराट सभ्यता का विकास हुआ है। अब देखिए बात करते हैं इसके उत्खनन की। बेराट सभ्यता का उत्खनन। तो बेराट सभ्यता के उत्खनन से कई व्यक्ति संबंधित हैं, लेकिन सबसे पहले अपन बात करें तो जयपुर के शासक हुए थे राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय या सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में सबसे पहले किसको मिली थी? राम सिंह द्वितीय के काल में ये आपके कीरतराम खंगारोत। कीरतराम खंगारोत को क्या मिली थी? एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी। स्वर्ण मंजूषा। और इस स्वर्ण मंजूषा में अनुमान लगाया जाता है कि महात्मा जो बुद्ध है उनके अस्थि अवशेष मिले हैं। तो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं। ठीक है, देखिए विराट सभ्यता के बारे में आज अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले महाभारत काल में इसको विराट नगर के नाम से जाना जाता था और शाहपुरा उपखंड जयपुर से इसका संबंध है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये बाणगंगा, इसी को ताला नदी कहते हैं और इसी को अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मत्स्य जनपद की ये राजधानी हुआ करता था आपका कौन सा? बेराट। तो ये भी अपन लिख सकते हैं, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता है। इसके उत्खनन की बात करें तो सबसे पहले जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के काल में कीरतराम खंगारोत को एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी, जिसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष होने की बात मिलती है। तो ये इसके उत्खनन की बात हो गई। लेकिन सबसे पहले जो इसका उत्खनन है वो अपन बात करें तो 1910 में आपको 26 जोड़ना है। 1910 में देखिए, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। 1910 में सबसे पहले तो डीआर भंडारकर ने इसका उत्खनन किया था। डीआर भंडारकर ने इसका उत्खनन किया था। अब देखिए 1910 में आपको 26 जोड़ना है, तो 1910 में आप प्लस 26 करोगे तो कितना आएगा? 1936 आ जाएगा। ठीक है, 1936 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इस 26 को उल्टा करोगे, यानी 6 को इधर ले आओगे और 2 को इधर ले आओगे, तो ये क्या बन जाएगा? 62 बन जाएगा। और ये जो आपका 36 है, इस 36 को भी उल्टा करोगे तो 6 तो इधर आ जाएगा और 3 को इधर ले आओ तो ये 63 हो जाएगा। यानी कि 1962 63, ये 3 डेट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, 1910 में सबसे पहले डीआर भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। फिर 1936 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। उसके बाद में 1962-63 में किसने किया था? कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी के द्वारा। कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी
नीलरतन बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले 1910 में डी आर भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। उसके बाद में 26 जोड़ना है। 10 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। तो 36 दयाराम साहनी, और बाद में 26 को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62, और 36 को उल्टा करेंगे 63, यानी कि 1962-63 में कैलाश दीक्षित, ये नाम इंपॉर्टेंट है, कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी के द्वारा बेराट सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया गया था। तो ठीक है, ये इतने जो नाम है वो डेट है वो आपको इनके उत्खनन से संबंधित याद रखनी है। अब देखिए बेराट सभ्यता के उत्खनन की बात करें तो कौन कौन से स्थान है जहां पर इनका उत्खनन हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजक की डूंगरी। जयपुर में स्थान है बीजक की डूंगरी। यहां पर बेराट सभ्यता के उत्खनन का कार्य जब चल रहा था तो सबसे पहले यहां पर एक भाब्रू शिलालेख मिला है। यहां पर एक भाब्रू शिलालेख बाबरू शिलालेख मिला। इसको बाबरू शिलालेख प्रथम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बाबरू शिलालेख प्रथम है इसको किसने इसको खोज किया था? तो कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में, 1837 में इसने किया था? कैप्टन बर्ट ने, कैप्टन बर्ट के द्वारा इस बाबरू शिलालेख प्रथम की खोज की गई थी। और इसका जो लिथोग्राफ है, इसका लिथोग्राफ किसने किया, तैयार किया था? इसका लिथोग्राफ तैयार करने का कार्य किसने किया था? कैप्टन कटाई के द्वारा। कैप्टन कटाई ने इसका लिथोग्राफ तैयार किया था। लिथोग्राफ यानी कि इसको व्यवस्थित करने का कार्य किया था। और ये जो आपका बाबरू शिलालेख है इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। उसके बाद में 1840 में इसको कोलकाता संग्रहालय में रख दिया था। तो ये वर्तमान में कहां पर आपका कोलकाता संग्रहालय में है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो ये कहां पर आपका वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में है। जयपुर के बेराट का बाबरू शिलालेख वर्तमान में कहां पर है? कोलकाता संग्रहालय में है। और ये जो बाबरू शिलालेख है इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? अशोक के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसी को अशोक का अभिलेख कहते हैं। इसी बाबरू शिलालेख प्रथम जो कि बीजक की डूंगरी से प्राप्त हुआ है, इसी बीजक की डूंगरी से प्राप्त अभिलेख को अपन अशोक के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इस अभिलेख में कहा गया है कि अशोक जो है वो कहां का राजा था? मगध का राजा था। इसमें अशोक को कहां का राजा बताया गया है? मगध का राजा बताया गया है। और इसी अभिलेख में आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी है। इस बात का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो बेराट के बाबरू शिलालेख में मिलता है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस बात का उल्लेख कहां पर मिलता है? बेराट के बाबरू शिलालेख के अंतर्गत मिलता है। और इसी अभिलेख में कहा गया है कि जो सम्राट अशोक था उन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात, गो हत्या पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? अशोक के द्वारा लगाया गया था। उसका उल्लेख भी इस अशोक के अभिलेख में यानी कि बाबरू शिलालेख के अंतर्गत किया गया है। और इसी बाबरू शिलालेख में बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो आपका बाबरू शिलालेख प्रथम है जिसको अशोक का अभिलेख भी बोलते हैं, यहीं पर आपको बुद्ध, धम्म, संघ शब्दों का उल्लेख भी मिलता है। बुद्ध, धम्म और संघ शब्दों का उल्लेख कहां पर मिलता है? अशोक के बाबरू शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा 1999 में यहां पर बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार, देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको अगर खासतौर से पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बेराट ही करना है 1999 में।
1999 में। बौद्ध स्तूप, गोल मंदिर या बौद्ध आपका जो मंदिर है उसके बौद्ध चित्य या बौद्ध विहार, कहीं कोई सा भी नाम आ जाए आपको तो यहां पर आपका विराट ही करना है। बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं, ठीक है, बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं, चित्य और विहार, इसके अवशेष आपके कहां पर मिले हैं? यहीं पर बेराट में मिले हैं। तो ये आपकी बिज्जक की डोंगरी की बात हो गई। अब देखिए बात करते हैं अपन भीम डोंगरी। बिज्जक की डोंगरी के बाद में जो दूसरा स्थल है भीम की डोंगरी, ये भी आपका कहां पर? जयपुर के अंतर्गत है, जहां पर बेराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इस भीम की डोंगरी से में जो भीम शब्द है, यहीं से आपको आइडिया लग जाना है। भीम, भीम का मतलब भीमलत या भीम सागर तालाब, भीमलत या भीम सागर तालाब, इसके अवशेष कहां से मिलते हैं? भीम डोंगरी से मिलते हैं। और यहीं से आपका बाबरू शिलालेख द्वितीय प्राप्त हुआ है। बाबरू शिलालेख द्वितीय प्राप्त हुआ है। ये कहां से हुआ? आपका भीम की डोंगरी से प्राप्त हुआ है। इस बाबरू शिलालेख द्वितीय की जो खोज है वो किसने की थी? 1871-72 में एसीएल कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, देखिए अपन ने बात की थी बिज्जक की डोंगरी, यहां पर बाबरू शिलालेख प्रथम, इसकी खोज तो की थी 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा, लेकिन भीम की डोंगरी यहां पर बाबरू शिलालेख द्वितीय मिला है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? बाबरू शिलालेख द्वितीय की खोज एसीएल कार्लाइल के द्वारा की गई है। यहां पर आपको कार्लाइल भी ऑप्शन में देखने को मिलता है। 1871-72 में इसकी खोज हुई थी। और इसी बाबरू शिलालेख जो द्वितीय है, यहां पर आपको कौन सी लिपि के अवशेष मिलते हैं? तो यहां पर आपको शंख लिपि या गुप्त लिपि के अवशेष मिलते हैं। शंख लिपि या गुप्त लिपि, शंख लिपि या गुप्त लिपि के अवशेष हैं वो आपको कहां से मिलते हैं? इसी बाबरू शिलालेख द्वितीय से मिलते हैं। इसी को कूट लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था कि संघ लिपि के अवशेष निम्न में से कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। तो ये भीम डोंगरी हो गई। अब देखिए तीसरे अपन बात करते हैं गणेश डोंगरी। गणेश डोंगरी का संबंध भी बेराट सभ्यता से है। गणेश डोंगरी, इसका संबंध भी कहां से है? बेराट सभ्यता से है। गणेश डोंगरी से क्या प्राप्त हुआ है? अकबर काल का एक जैन मंदिर प्राप्त हुआ है। अकबर काल का, अकबर काल का जैन मंदिर प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? गणेश डोंगरी से प्राप्त हुआ है। तो यहीं पर आपको ये तीन ही बातें ध्यान में रखनी है। अब देखिए बात करते हैं बेराट सभ्यता के अन्य अवशेष कौन कौन से मिले हैं। बेराट सभ्यता के अन्य अवशेष, यानी कि बेराट सभ्यता का उत्खनन हुआ था तो अपन ने पढ़ा था कि बिज्जक की डोंगरी, भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी के बारे में अपन ने बात की थी। अब बात करते हैं बेराट सभ्यता के और अन्य कौन कौन से अवशेष मिले हैं जब इसकी खुदाई की गई। तो देखिए अपन ने बात की थी कालीबंगा सभ्यता में बात की थी, और इस बेराट सभ्यता में, और आगे अपन बात करेंगे बालाथल सभ्यता में। तीनों सभ्यता से एक सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे अपन, सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। सूती कपड़े का टुकड़ा कहां से मिला है आपको? बेराट से मिला है। इसके अलावा सूती कपड़े का जो टुकड़ा है वो आपका अन्य पुरातात्विक स्तर बालाथल है, वहां से भी मिला है, और कालीबंगा से भी सूती कपड़े का टुकड़ा
प्राप्त हुआ है। अपन ने बात की थी कालीबंगा सभ्यता में सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला है, तो वहां से भी सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, और बेराट से भी सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। इस सूती कपड़े के अंतर्गत टोटल 36 यूनानी मुद्राएं मिली है। इस सूती कपड़े के अंतर्गत लिपटी हुई 36 यूनानी मुद्राएं मिली हैं, और ये किसकी मुद्राएं हैं? चांदी की मुद्राएं हैं। ठीक है, चांदी की मुद्राएं मिली हैं। इन 36 मुद्राओं में भी 8 मुद्राएं हैं वो आपकी पंचमार्क मुद्राएं हैं। 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं, पंचमार्क या आहत मुद्राएं हैं। तो 36 में से 8 पंचमार्क है, इसका मतलब बाकी कितनी बची? 28। 28 जो मुद्राएं हैं वो आपकी, 28 में से भी 16 जो मुद्राएं हैं वो यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं हैं। 28 में से भी 16 मुद्राएं मिनेंडर की मुद्रा है। ठीक है, देखिए अपोलो की जो जो यूनान के देवता है अपोलो की मुद्रा मिली थी, वो अपन को आहट सभ्यता से मिली थी, और वो भी यूनानी देवता है, तो वहां से भी यूनान की मुद्रा मिली है, और यहाँ से भी 16 यूनानी मुद्राएं। लेकिन आपको पर्टिकुलर एग्जाम में नाम देकर पूछा जाता है कि मिनेंडर की जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली है, तो मिनेंडर की जो मुद्राएं हैं वो आपकी बेराट सभ्यता से मिली है। 16 टोटल मुद्राएं यहाँ से मिली है। इसके अलावा ये सूती कपड़े का टुकड़ा है, ये अपनी बात कर लिया, बालाथल से भी मिला है, ये आपका कालीबंगा सभ्यता से भी मिला है। अब देखिए बात करते हैं आगे अपन, भारत में सबसे पहले मंदिर के प्राचीनतम या प्रथम अवशेष। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के प्राचीनतम या प्रथम अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और ये जो मंदिर है ये आपका कौन सा मंदिर है? बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। मैंने आपको बताया था बौद्ध मंदिर हो, बौद्ध चैत्य हो, बौद्ध विहार हो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी आपको चीज दी हुई हो और पूछा जाए कि कहां से मिला है, तो 99% आपको बेराट सभ्यता ही इसका आंसर करना है। इसलिए देखिए बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है? बेराट को कहा जाता है। बेराट को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है? बेराट को कहा जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो लोहे से परिचित थे। जब अपन ने राजस्थान की सभ्यताएं शुरू की थी उस समय मैंने आपको बताया था कालीबंगा सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है, आहड़ और गणेश्वर जो सभ्यता है वो आपकी ताम्र युगीन सभ्यता है, जबकि बेराट सभ्यता है यह आपकी लोह युगीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उसमें लोहे की कुल्हाड़ी मिली है, थाली मिला है, औजार मिला है। तो यहाँ के जो लोग थे वो आपके लोहे से परिचित थे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे। तो लोहे से परिचित है, तो लोहे की कुल्हाड़ी मिली है, थाली मिली है, कुछ औजार मिले हैं, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो किससे परिचित थे? लोहे से परिचित थे। इसके अलावा यहाँ से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। पशुपालन के अवशेष ये भी कहाँ से मिले हैं? बेराट से मिले हैं। इसके अलावा आकर कलर पात्र शैली के जो प्रमाण है वो भी आपके कहां से मिले हैं? बेराट से मिले हैं। आकर कलर पात्र शैली के प्रमाण बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके जो प्रमाण है वो आपको कहां से मिले हैं? बेराट सभ्यता से मिले हैं। यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। कल अपन ने गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी, उसमें एक चीज लिखना भूल गए थे, गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है।
तो मछली पकड़ने का कांटा जो हार्पून वाला तो अपन ने लिखा था, उसी में इंक्लूड करना। आपको गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, यानी कि गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे वो आपके मांसाहारी थे, और गेहूं और जौ के अवशेष वहां पर मिले हैं, इसका मतलब गणेश्वर सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में गणेश्वर सभ्यता के लोग थे। उसी तरीके से बेराट सभ्यता के जो लोग थे वो भी आपके शाकाहारी और मांसाहारी दोनों कैटेगरियों में शामिल होते हैं। अब देखिए, पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था, क्योंकि अभिमन्यु का जो विवाह है वो राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ में हुआ था। तो अपन लिख सकते हैं पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ बिताया था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ बिताया था। ठीक है, अभिमन्यु का जो विवाह हुआ था, क्योंकि विराट को महाभारत काल में विराटनगर के नाम से जाना जाता था, तो विराट की पुत्री उत्तरा के साथ में अभिमन्यु का विवाह हुआ था। इसके अलावा राम सिंह द्वितीय के काल में कीरतराम खंगारोत को एक स्वर्ण कलश में बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हैं, ये बात अपन लिख सकते हैं, पहले लिख चुके हैं। और बेराट या विराटनगर को मत्स्य जनपद की राजधानी कहा जाता है, ये बात भी अपन पहले लिख चुके हैं। अब देखिए, बात करें एक चीनी यात्री था हेनशांग। चीनी यात्री, ये कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री। इसको अपन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन्होंने विराट सभ्यता के बारे में कुछ वर्णन किया है जो आपको जानना जरूरी है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चीनी यात्री हेनशांग था, इसको नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 634 ईस्वी के अंतर्गत ये कहां पर आया था? बेराट आया था। 634 ईस्वी में कहां पर आए थे? बेराट में आए थे। चीनी यात्री हेनशांग ने यहाँ पर बौद्ध मठों की जो संख्या है वो टोटल कितनी बताई है? 8 बताई है। इसने बौद्ध मठों की संख्या, बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। ये किसका कहना है? चीनी यात्री हेनशांग का कहना है। इसके अलावा और इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि बेराट का जो क्षेत्र था वो 2.5 मील का था। बेराट का क्षेत्र 2.5 मील का था। ऐसा किसका मानना है? चीनी यात्री हेनशांग का मानना है। इन्होंने कहा था कि मिहिर कुल ने 1600 बौद्ध स्तूपों का विनाश किया था। मिहिर कुल ने 1600 बौद्ध स्तूपों का विनाश किया था। ऐसा विवरण कौन देते हैं? चीनी यात्री हेनशांग देते हैं। चीनी यात्री हेनशांग ने बेराट सभ्यता के लिए प्रायत्र शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने बेराट सभ्यता के लिए प्रायत्र शब्द का प्रयोग किया था। वैसे इन्होंने कई चीजों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे बेराट सभ्यता के लिए इन्होंने प्रायत्र शब्द का प्रयोग किया है, उसी तरीके से इन्होंने भीनमाल के लिए पिलोमोलो शब्द का प्रयोग किया है। भीनमाल के लिए इन्होंने पिलोमोलो शब्द का प्रयोग किया है और भीनमाल में चावड़ा वंश का शासन बताया है। भीनमाल में चावड़ा वंश का शासन बताया है। ये किसने कहा था? आपका चीनी यात्री हेनशांग ने कहा है। इसके अलावा इन्होंने गुर्जर प्रदेश के लिए कुचेलो शब्द का प्रयोग किया है। गुर्जर प्रदेश के लिए कुचेलो शब्द का प्रयोग किया है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चीनी यात्री हेनशांग की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? शी यूकी। इसमें ये जानकारी देते हैं। चीनी यात्री की पुस्तक है हेनशांग की शी यूकी। इन्हीं को यात्रियों का राजकुमार या नीति के पंडित के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं, दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता के विनाश का कारण मिहिर कुल का आक्रमण बताया है। दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता के विनाश का कारण इसको बताया है? मिहिर कुल का आक्रमण बताया है। मिहिर कुल का
आक्रमण बताया। अभी अपन ने बात की थी कि हेनशांग ये कहते हैं कि 1600 बौद्ध स्तूपों का इन्होंने विनाश किया था, और यही जो विवरण है वो दयाराम साहनी कहते हैं कि मिहिर कुल है उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, जिसके कारण जो विराट सभ्यता है उसका विनाश हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं, तो हो सकता है कि चीनी यात्री हेनशांग ने भी जो वर्णन दिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्य प्रतीत होता है। इसके अलावा विराट सभ्यता से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्योंकि अपन बात कर चुके हैं कि अशोक का जो भाब्रू शिलालेख मिला है वो अशोक का मिला है, और अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। इसका मतलब मौर्य काल के जो अवशेष है वो आपके यहाँ विराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ से पूछी जाए तो आपका विराट हो जाएगा, क्योंकि एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी राम सिंह द्वितीय के काल में, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष होने का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर बौद्ध चैत्य, बौद्ध विहार, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जैसे बौद्ध स्तूप के बारे में पूछा जाए तो वो भी आपका बेराट हो जाएगा। इसके अलावा गोल मंदिर यहाँ से मिला है, और बौद्ध स्तूप जो है वो हीनयान शाखा से संबंधित है। तो ये दो बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ये बेराट सभ्यता से संबंधित है। अब देखिए एक बार जल्दी से अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा अपन ने आज बेराट सभ्यता के बारे में। सबसे पहले कौन से जिले से संबंधित है, तो ये राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। महाभारत काल में इसको विराटनगर के नाम से जाना जाता था। यह साफरा उपखंड जयपुर से संबंधित है। बाणगंगा नदी के किनारे इसका विकास हुआ है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी आपकी विराट सभ्यता है, और राम सिंह द्वितीय के काल में कीरतराम खंगारोत को एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी, जिसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष होने के प्रमाण मिलते हैं। बाद में अपन ने इसके उत्खनन की बात की थी। 1910 में डीआर भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। उसमें अपन ने 26 जोड़े, तो 36 आ गया। 36 में दयाराम साहनी, 26 को उल्टा किया तो 62, और 36 को उल्टा किया तो 63, यानी कि 1962-63 के अंतर्गत कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। अब देखिए उत्खनन कहां कहां पर हुआ है विराट सभ्यता का। तो सबसे पहले बिजक की डूंगरी की बात करी तो बिजक की डूंगरी से भाब्रू शिलालेख प्रथम, इसकी जो खोज है वो 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। इसका जो लिथोग्राफ है वो कैप्टन कटई के द्वारा तैयार किया गया है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। 1840 के अंतर्गत इसको कोलकाता संग्रहालय में रख दिया गया और वर्तमान में ये वहीं पर संरक्षित है। इसको अशोक का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक मगध का राजा है, इस बात का उल्लेख कहां पर किया गया है, इसी भाब्रू शिलालेख में, या इसको अशोक का अभिलेख कहते हैं, इसी में किया गया है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इस बात का उल्लेख भी इसी में मिलता है। अशोक ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, इस बात का उल्लेख भी इसी भाब्रू अभिलेख में मिलता है। और बुद्ध धम्म संघ, इन शब्दों की जानकारी भी इसी में मिलती है। उसके बाद में अपनी बात की थी भीम डूंगरी, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है भीमलत या भीमसागर तालाब का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। भाब्रू शिलालेख द्वितीय यहाँ से प्राप्त हुआ है। एस.सी.एल. कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से संख लिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संख लिपि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बेराट सभ्यता से जयपुर से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में गणेश डूंगरी, तो अकबर काल का जैन मंदिर यहाँ से मिला है। विराट सभ्यता के अन्य अवशेषों की बात की थी, सूती कपड़े का टुकड़ा कालीबंगा से भी मिला है, विराट से भी मिला है, और आगे अपन बात करेंगे बालाथल सभ्यता उदयपुर से भी सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। यहाँ से 36 यूनानी मुद्राएं मिली हैं सूती कपड़े में लिपटी हुई चांदी की मुद्राएं हैं, जिनमें से 8 पंचमारक मुद्राएं हैं, और 28 अन्य मुद्राएं, जिनमें से 16 जो मुद्राएं हैं वो यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। जो मिनेंडर था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और नागसेन के प्रभाव के कारण बाद में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। तो यह ग्रंथ भी है मिलिंद पन्हो, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है। बाद में सबसे पहले मंदिर के प्राचीनतम और प्रथम अवशेष हैं वो कहां पे आपके विराट सभ्यता से मिलते हैं, और ये जो मंदिर है वो बौद्ध मंदिर होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी आपकी विराट है, और यहाँ के जो लोग हैं वो किससे परिचित थे, लोहे से परिचित थे। ठीक है, पशुपालन के अवशेष यहाँ से मिलते हैं, और आकर कलर पात्र शैली के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। पांडवों ने अपना ज्ञातवास विराट में बिताया था। हिनशांग की बात की थी, चीनी यात्री था, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है। 634 ईस्वी में ये कहां पर आया था, विराट आया था। सीयूकी नाम की इसने पुस्तक ली थी। इन्होंने विराट में टोटल बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई थी, 8 बताई थी। विराट का जो क्षेत्र वो 2.5 मील है, ऐसा किसका कहना था, हिनशांग का कहना था। मिहिर कुल ने 1600 बौद्ध स्तूपों का विनाश किया था, ये किसका मानना है, आपका चीनी यात्री हिनशांग का मानना है। विराट के लिए परायत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, हिनशांग ने किया था। और बीनमाल के लिए पीलोमोलो शब्द का प्रयोग किया था, और बीनमाल में कौन से वंश का शासन बताया, हिनशांग ने चावड़ा वंश का शासन बताया है। वहीं गुर्जर प्रदेश के लिए कुचेलो शब्द का प्रयोग किसने किया है, हिनशांग ने किया है। इसके अलावा दयाराम साहनी ने भी कहा है कि विराट सभ्यता के विनाश का कारण क्या था, मिहिर कुल का आक्रमण था, और यहीं से मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो ये विराट सभ्यता के बारे में अपने बात की है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुराड़ा सभ्यता, नागौर, बालाथल सभ्यता और जो भी सभ्यता राजस्थान की रह गई उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।